नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पहले विजयवाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की खास खबरों की। जम्मू संभाग के रामबन जिले में जम्मू कश्मीर हाईवे पर धंसे निर्माणाधीन टनल में एक शव बरामद कर लिया गया है। टनल के अभी भी 9 श्रमिक फंसे हुए हैं और जिन्हें बाहर निकालने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान जारी है। मौके पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, क्यूआरटी और सेना के जवान खोज और बचाव अभियान में जुटे हुए हैं। 3 श्रमिकों को वीरवार को ही बाहर निकाल लिया गया था, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं पर पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस हादसे पर दुख जताया है। सूत्रों का कहना है कि एडिट टनल का निर्माण कुछ दिन पहले ही शुरू हुआ था और ये भी 2 से 3 मीटर ही बन पाई थी। इसके अलावा मलबे में दबने से लापता हुए लोगों के जीवित होने की संभावना भी कम ही जताई जा रही है। ये टनल जम्मू श्रीनगर हाईवे के बिल्कुल साथ बन रही है और ऐसे में राहत अभियान के चलते रात को हाईवे पर दोनों तरफ से यातायात को रोक दिया गया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर में भी लाउडस्पीकर पर विवाद शुरू होने पर एतराज जताया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में अगर लाउडस्पीकर्स पर बैन लगाया गया है तो इससे हर धर्म के लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं। जम्मू में आज पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उमर अब्दुल्ला ने इस संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार को लाउडस्पीकर पर बैन लगाने के बजाय कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए ताकि लोगों को धार्मिक भावनाओं को आहत ना पहुंचे। दूसरी ओर देश भर में मंदिर मस्जिद पर उपजे विवाद पर फारूक ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार आर्थिक तौर पर बद से बदतर हो रहे देश के हालात पर पर्दा डालने के लिए ही सरकार अब ऐसे विवादों को तूल दे रही है। उमर ने जम्मू कश्मीर के हालात को साजगार बताने के सरकार के दावों को भी सरासर झूठ का पुलिंदा करार दिया है। लाउडस्पीकर हर कोई इस्तेमाल कर रहा है, हर कोई इस्तेमाल कर रहा है और लाउडस्पीकर पे रोक लगाने से हर मजहब के लोगों को जो है उनके जज्बातों को असर पड़ेगा। मैं तो ये कहता हूँ ना, आपके कोई बीच का रास्ता अपना लीजिए, कोई वक्त मुकर्रर कर लीजिए जहाँ पे लाउडस्पीकर का इस्तेमाल जो है वो सही हो। अब मिसाल के तौर पे मुसलमानों के लिए आज़ान ज़रूरी है, आप सिर्फ फिर आज़ान पे ही रख लीजिए और उसकी वॉल्यूम पे पाबंदी लगाइए। हमारे तो मैं अभी जैसे मैंने कहा, मैं पूरा रजौरी पुंछ का दौरा करके आया हूँ। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि सिर्फ एक ही मज़हब के लोग जो है लाउडस्पीकर इस्तेमाल कर रहे हैं। हर मज़हब के लोग जो हैं, चाहे वो मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, वहाँ लाउडस्पीकर हैं। तो अगर लाउडस्पीकर पे बैन लगा तो जाहिर सी बात है हर मज़हब के लोगों के जज्बात पे जो है उसका असर पड़ेगा। तो कोई ना कोई बीच का रास्ता निकाले। अगर बैन के बजाय आप लोगों को बुलाइए, उनसे मशवरा करिए और कोई इस तरह का रास्ता निकाल लीजिए जिससे कि लोगों को परेशानी भी ना हो और लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ भी ना हो। अयोध्या मामले के जजमेंट के बाद बीजेपी ने शायद ये कहा था कि अब इसके बाद मंदिर की सियासत नहीं होगी, अब वो बाकी चीज़ों पर फोकस करेंगे, डेवलपमेंट पे और जिन चीज़ों का आपने जिक्र किया। लेकिन अब लगता है एक के बाद एक ये नए जो हैं विवाद पैदा किए जा रहे हैं और मुझे लगता है कि शायद मुल्क की हालत जो है इकोनॉमिकली और हर लिहाज से जो ख़राब होते हुए नज़र आ रही है, ये उस चीज़ से डाइवर्जन की बात है। अब 125 फ्लाइटों की तो कोई ताकत है नहीं एयरपोर्ट में। स्टोन पेल्टिंग तो चलिए ना, बीच बीच में स्टोन पेल्टिंग तो हम लोगों ने भी बंद करा दी थी। लेकिन हालात अगर उनको इन हालात में नॉर्मल सी नज़र आ रही है जहाँ सरकारी मुलाजिम अपने दफ्तर में टेबल के पीछे बैठे गोलियों का शिकार हो या पुलिस का जवान घर बैठे बैठे गोलियों का शिकार हो या इसी तरह और जो टारगेटेड किलिंग्स हुई हैं, अगर ये नॉर्मल सी का एक उनको नया रूप नज़र आ रहा है तो मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता हूँ। लेकिन अब मैं टूरिज़्म जो है वो नॉर्मल सी नहीं है। नॉर्मल सी ये है कि खौफ ना रहे, डर ना रहे, कश्मीरी हमारे पंडित जो हैं वहाँ से भागे ना, वो तो सब नौकरी छोड़ के भागने के लिए तैयार हैं। क्या ये नॉर्मल सी है? मजबूरन इंसाफ हासिल करने के लिए वो पीएचडी के लीडरों से मिले। पीएचडी के लीडर फिर गवर्नर साहब के पास गए कि किसी तरह ये जो कश्मीरी पंडितों का दोबारा कश्मीर छोड़ के भागने का प्रोग्राम बन रहा है, इस पे रोक लगे।
वार्षिक अमरनाथ यात्रा के सुचारू संचालन के लिए जम्मू से लेकर कश्मीर तक सभी इंतजाम कर दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर में भी श्रद्धालुओं के स्वागत व उनकी सुविधा के लिए प्रशासन ने हर तरह के प्रबंध पूरे कर लिए हैं, जिनकी समीक्षा आज जम्मू के डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार ने की। रमेश कुमार आज लखनपुर पहुंचे, जहां पर पुलिस प्रशासन व यात्रा के साथ जुड़े अन्य सरकारी महकमों के अधिकारियों ने उन्हें वहां किए गए इंतजामों का ब्यौरा दिया। रमेश कुमार ने बताया है कि श्रद्धालुओं के लिए बिजली, पानी और शौचालयों जैसी बुनियादी सुविधाओं सुनिश्चित करने के साथ साथ लंगर लगाने वालों को भी हर सुविधा दी गई है। अमरनाथ यात्रा जो 30 जून से शुरू हो रही है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी अपनी तैयारी कर रखी है। आज यहाँ पर आकर के सिर्फ उनकी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन लेनी थी। तो यहाँ पर यात्रियों के रिसेप्शन के लिए वहाँ पर टॉयलेट्स की, ड्रिंकिंग वाटर की सब कुछ फैसिलिटी की गई है। और किसी तरीके का यहाँ पे जो आपका कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर यात्रियों के रुकने के लिए भी व्यवस्था की गई। यदि किसी भी तरीके की रिक्वायरमेंट होगी वो किया जाता है। और पूरे कठुआ डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे कि लॉजमेंट सेंटर्स है वो बनाए गए हैं, टॉयलेट्स की फैसिलिटी अवेलेबल करवाएगी, लंगर की फैसिलिटी करवाएगी, जिससे यात्रा प्रॉपर तरीके से हो, किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। पुलिस ने प्रॉपर सुरक्षा के प्रबंध और ट्रैफिक के प्रॉपर पुख्ता प्रबंध किए। जो लंगर हर बार होते हैं उसी तरीके से हाईवे पे डिफरेंट लेवल पे लगाए जाएंगे और यात्रियों को उसमें किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी। जनता की समस्याओं के समाधान के लिए प्रदेश भाजपा द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। जनता की समस्याओं के हल के लिए भाजपा नेताओं द्वारा जनता दरबार का आयोजन कर लोगों को पेश आ रही समस्याएं सुनी जा रही हैं। इसी कड़ी में आज पार्टी के जम्मू मुख्यालय में जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री व पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष शावलाल चौधरी और पूर्व मंत्री प्रिया सेठी ने लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान कुछ समस्याओं का समाधान इन नेताओं ने मौके पर ही कर दिया, जबकि अन्य समस्याओं को जल्द हल करवाने का आश्वासन दिया। के मुताबिक जिस तरह हमारे पास जितने भी लोग आज सुबह के मिलने के लिए आए, उनकी बात सुनी गई और सुनने के बाद कोशिश की कि उनका जो भी मसला उसको सॉर्ट आउट किया जाए, उनको सेटिस्फाइड किया जाए। तो अलग अलग डिपार्टमेंट से लोग आए, दूर दूर से पूरे जम्मू प्रोविंस के और कश्मीर से भी कुछ लोग आए। उनसे हम सब ने मिलकर जिस तरह कश्मीर के कुछ हमारी लेडीज का काम था, मैडम प्रिया सेठी से भी बात की, मनीष जी से भी बात की। और जो लोग हम सब ने मिलकर उनकी हर बात को जहाँ सुना गया, तो सुनने के बाद उनका जो भी मसला जहाँ जिस हेडक्वार्टर पे उनकी बात रखी गई और रखने के बाद उनका पॉजिटिव रिस्पांस भी आया। लोग भी जितने भी डेपुटेशन हमारे पास आए, तकरीबन 25-30 डेपुटेशन जो सुबह के हमें अब तक मिले हैं, उन सबको सेटिस्फाइड करके उनका पॉजिटिव रिस्पांस भी आया। जहाँ जहाँ वहाँ फ़ोन करने की ज़रूरत थी, जहाँ उनकी बात रखने की ज़रूरत थी, जहाँ किसी को ड्यू लेटर देने की ज़रूरत थी, हर बात करके उनको सेटिस्फाइड करके भेजा। और पार्टी ने ये जो क्रम चलाया है इसी तरह आगे भी चलता रहेगा और लोगों को इसका काफ़ी फ़ायदा मिला। मौसम विभाग ने कश्मीर घाटी में कल यानी 21 मई तक कश्मीर में तूफानी हवाओं के चलने की चेतावनी देते हुए लोगों से एहतियात बरतने को कहा है। मौसम विभाग के अनुसार 22 से 23 मई के बीच एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी जम्मू कश्मीर में सक्रिय होने वाला है, जिससे लोगों को सतर्क रहना होगा। मौसम विशेषज्ञों ने तूफान का हवाला देते हुए किसान वर्ग से भी आने वाले कुछ दिनों तक फसलों पर छिड़काव न करने की सलाह दी है। 19, 20, 21 के आसपास जो है हमारा पेशन गोई है कि खासकर डल का जो एरिया है वहाँ पे मौसम जब ठीक है तब जा सकता है। जब भी थोड़ा सा बैड वेदर आपको लग रहा है तो उस टाइम उन जगहों पे जाने के लिए अवॉइड करें। उसके बाद 22, 23 के बीच में फिर से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, जिसके कारण जो है हल्की से लेकर दरमियानी दर्जे की बारिशें और पहाड़ी इलाकों में कुछ एक जगहों पे बर्फ भी पड़ सकती है, खासकर 22 और 23 के बीच में। तो उस बीच भी जो है मौसम में बिल्कुल तब्दीली आएगी और तेज हवाओं के साथ साथ थंडर, लाइटनिंग और हेल स्टॉर्म के भी चांसेस हैं। तो ऐसे में
कुल मिला के लोगों को थोड़ा सा एहतियात रखना होगा। ऐसा नहीं अभी थोड़ा सा धूप निकला हुआ है तो लोग मतलब एक्टिविटी कर सकते हैं। बाकी जो है जब भी मौसम करवट लेगा, लग रहा है कि बादल छाए हुए हैं, तो उस टाइम लोगों को अवॉइड करना चाहिए। और दूसरा एक चीज़ जो है खासकर किसानों को जो है अभी फिलहाल 3-4 रोज तक जो है कोई भी किस्म का स्प्रे हो, केमिकल स्प्रे या फर्टिलाइजर एप्लीकेशन या इरिगेशन हो, वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बारिश भी हो रहा है और साथ साथ लोगों को थोड़ा अवॉइड भी करना चाहिए खासकर ऑर्चर्ड्स में जाने के लिए। तेज आंधी तूफान ने भदरवा में 4 परिवारों के सर से छत छीन ली। भदरवा की रोकयानी पंचायत के शरनी गांव में आंधी ने देखते ही देखते वहां भारी तबाही मचा डाली। हालांकि गनीमत यह रही कि इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। आंधी तूफान के इस इलाके में बिजली का ढांचा भी तबाह हो चुका है। अशोक कुमार, होशियार सिंह, प्रवीण कुमार और परविंद्र सिंह के मकानों को नुकसान पहुंचा है और ये परिवार अब प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। हम अंदर बैठे थे तो बस अचानक से आवाज आई बाहर, तो हम बाहर निकले तो ये छत गिर गई। हमारे घर में भी बहुत नुकसान हुआ, हमारे घर का भी, तो बाकी और 3 मकानों का और भी बहुत नुकसान हुआ है। तो बाहर बच्चियां पानी भर रही थी, हमारे घर का भी, तो बाकी और 3 मकानों का और भी बहुत नुकसान हुआ है। तो बाहर बच्चियां पानी भर रही थी, वो भी बाल बची है। अंदर बाथरूम में बैठी थी, वो डर के मारे। तो फिर हाँ जी, हम काम करते थे इधर खेत में, अपने कणक का काम कर रहे थे काटने का, और इसके देखते हमारे ये आंधी तूफान आ गया और ये पूरी छत की छत उड़ने से सारे 3-4 मकान तबाह हो गए। उसके बाद ये जो है पहली बात थी, एक लड़की इस गांव में की पार जंगल में गई थी लकड़ियाँ इकट्ठी करने, और वो वहाँ 2-3 दरख्त गिरने से उसकी बेचारी की मौत हो गई। वही अरसा आज इधर भी हो गया। इसकी कोई मदद इन लोगों की हमारी करनी चाहिए। मैं नंबरदार अनिल कुमार शरनी, तहसील चिराला। कल जो यहाँ पे 5-6 बजे के करीब में एक बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आया। जैसे कि 15-20 दिन पहले एक लड़की की, यहाँ से हमारे गांव की लड़की, जिसने अपनी जान जंगल में गंवाई और लकड़ियाँ इकट्ठे करने के लिए वो बाहर गई थी जंगल में। तो ऐसी हवा, तेज़ आंधी तूफान आया, जैसे कल शाम को भी इतना भारी नुकसान 4 मकानों को पहुँचा है, जिसमें कि एक मकान की पूरी टीन जो है तो उसकी शीट उड़कर पूरी दूसरे मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। इसलिए हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है, रिक्वेस्ट है कि वो यहाँ आकर मौका भी करें और इनको कोई रिलीफ जो है तो ज़रूर दें। स्कूली बच्चों में देश के प्रति ज्ञान को उजागर करने के लिए सीआरपीएफ द्वारा बिजबिहाड़ा में आज एक क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वतन को जानो प्रोग्राम के तहत सीआरपीएफ की 90वीं बटालियन द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में कई बच्चों ने भाग लेकर उन्हें पूछे गए प्रश्नों का सटीक जवाब दिया। सीआरपीएफ के अधिकारियों के मुताबिक ऐसे कार्यक्रमों के जरिए स्कूली बच्चों में देश के प्रति ज्ञान को एक मंच पर लाने और उनके हौसला अफजाई में बेहद मदद मिलती है। बटालियन सीआरपीएफ का हमेशा ये कोशिश रहता है कि बिजबिहाड़ा के यूथ्स और जो यंग एज के बच्चे हैं उनके साथ इंटरेक्शन प्रोग्राम रखें और कम्युनिटी, यहाँ की कम्युनिटी जो उसके साथ हमेशा इंटरेक्ट करें, सो दैट हम उनको जाने, वो हमें जाने। इसी के तहत हमने एक बच्चों के रिक्वेस्ट पर ही यहाँ पर एक क्विज का आयोजन किया था, वतन को जानो क्विज, जिसमें उन्हें डिफरेंट तरह के कल्चर, जम्मू कश्मीर के कल्चर, संस्कृति, यहाँ के इन्वायरमेंट, यहाँ के साइंटिफिक अचीवमेंट्स और यहाँ की हिस्ट्री से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हम उनको दिए और इनके आईक्यू लेवल को भी एक है कि हमें भी जानने का मौका मिला। और फर्दर उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि काउंसिल करने के लिए डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स का, तो ये हमारे लिए हेल्पफुल होगा, बच्चों के लिए भी हेल्पफुल होगा। काफ़ी खुश हैं बच्चे इससे और काफ़ी उत्साहित भी हैं। सोपोर के आदिपुरा इलाके में आज आयोजित अफसाना निगारी कार्यक्रम में बच्चों ने के साथ साथ कई जाने माने स्थानीय शायरों ने भी अपनी अपनी रचनाएं सुनाकर समा बांधा।
इसमें सोपोर के विभिन्न स्कूलों के बच्चों को विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया था, जिनकी हौसला अफजाई के लिए सोपोर की जानी मानी शायरा राफिया वली भी वहां मौजूद थी। अगर हम देखें तो अफसाने के हवाले से ये प्रोग्राम हमने मुनक्किद किया था। उर्दू अफसाने के, ख़ासकर उर्दू अफसाने के हवाले से 10वीं और 9वीं जमात में शामिल है उर्दू अफसाना, लेकिन चूँकि आज देखिए आप ख़ुद महसूस करते हैं कि गूगल के आने से, इंटरनेट के आने से पढ़ने का जो रुझान है वो बच्चों में कम हो रहा है, या अफसाने की तरफ हमारी नई नस्ल मुतवज्जह नहीं हो पा रही है। हमारा पहला तो मकसद यही था कि स्कूल लेवल तक जाएं और स्कूल जो है वहाँ पर जो 9वीं 10वीं के बच्चे जिनके निसाब में शामिल होता है ये उर्दू अफसाना, और कई असनाफ होती है उर्दू की, ख़ासकर अफसाने के हवाले से मैं अपनी बात करूँ तो ये हमारा ये मकसद था कि यहाँ जाके बच्चों के जहन तक उस अफसाने को पहुँचाए, उसकी रसाई बच्चे तक कराए, ताकि वो बच्चा जो अफसाना अपनी किताब में पढ़ रहा है, देख रहा है, किरदारों को समझ नहीं पा रहा है, तो प्रैक्टिकली उनके सामने अफसाने पेश करके और उन वादी के उन नामवर अफसाना निगारों को सामने रखा जाए, ताकि वो उनको सुनकर, उनको देखकर महसूस कर सके कि उर्दू अफसाने में आइंदा उनकी जगह भी बन सकती है अगर वो शौक, मुशाहिदा और मुताले को जारी रखें। जम्मू कश्मीर फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने सरकार से उनकी देरानी मांगों को पूरा करने की मांग की है। एसोसिएशन का कहना है कि ऐसा ना होने पर वो 24 मई को स्वास्थ्य संस्थानों में 3 घंटे की हड़ताल करने पर मजबूर हो जाएंगे। ये लोग डीपीसी ना होने के साथ साथ कई मुलाजिमों को समय पर वेतन ना मिलने और फार्मासिस्टों का पंजीकरण ना होने से सरकार से बेहद खफा नजर आ रहे हैं। वो हैं डीपीसी प्रमोशंस, जो साल में 2 बार होनी थी, लेकिन पिछले 4 साल से हमारे डिपार्टमेंट में कोई प्रमोशन नहीं हुई, जिससे कि बहुत से लोग जो हैं वो बिना प्रमोशन के रिटायर होकर चले गए, उनको कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ। उसके अलावा हमारी जो दूसरी डिमांड है वो है 2211 हेड के अंदर जो लोग काम करते हैं, मुलाजिम हैं हमारे, उनको समय पर पे नहीं मिलती है। वो हेड है, वो हम फैमिली वेलफेयर हेड है, तो 5-5 महीने हो जाते हैं उनको पे नहीं मिली हुए। और सोचिए कि जिसको 5 महीने में तनख्वाह नहीं मिले उसके घर का कैसे चलता है। हमारी तीसरी डिमांड है कि हमारे जो फार्मेसी लेफ्ट ओवर फार्मासिस्ट हैं उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रही है, जो कि आर्टिकल 370 ख़त्म होने के बाद उनकी रजिस्ट्रेशन बंद कर दी गई। हमारी डिमांड है कि उनकी रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द की जाए। चौथी हमारी डिमांड है कि न्यू पेंशन स्कीम को स्क्रैप किया जाए और ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से रिस्टोर किया जाए। जम्मू में एक और जहां भीषण गर्मी के मौसम में लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जल शक्ति विभाग की लापरवाही के कारण जम्मू में जानीपुर रोड पर पलहोड़ा चौक में रोजाना सैकड़ों गैलन पानी बर्बाद हो रहा है। लोगों के मुताबिक पिछले कई वर्षों से यहां रोजाना पानी की सप्लाई पाइप से इसी तरह पानी की बर्बादी हो रही है और इसकी जानकारी होने के बावजूद भी जल शक्ति विभाग इस लीकेज को बंद करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहा है, जिससे इलाके के कई घर पानी से वंचित हो रहे हैं। से गर्मी बढ़ रही है, ये सबसे पहले पीएचई को ये देखना है कि लोगों के घर तक पानी नहीं है। ये मैं 10 साल हो गए मुझे देखते हो, ये ऐसे ही पानी लीक होता है। तो अब हमें भी रास्ते में जाए गर्मी लगती है, हमने तो मुंह धो दिया, लेकिन इसको बंद होना चाहिए। जहाँ पानी नहीं आ रहा है वहाँ पानी नहीं पहुँचना चाहिए। और हमारे रूपनगर में इतनी पानी की किल्लत है कि आपको हम बता नहीं सकते। पीएचई को देखते हैं तभी कुछ नहीं कर पाते हैं। मैं तो बोलता हूँ कि पीएचई की डिपार्टमेंट को जो आके जो AA वगैरह उनको आके देखना चाहिए कि कितना पानी वेस्ट हो रहा है यहाँ पे। सर ये काफ़ी मेरे हिसाब से 5-6 सालों से लीकेज है, कोई आता नहीं है, कोई देखता नहीं है सर। वो भी मेन रोड के ऊपर, मेन रोड के ऊपर आप खुद देख रहे हो, मेन रोड है, प्लोड़ा चलता हुआ रोड है, जानीपुर वाला रोड है, ये पुलिस स्टेशन आगे साथ ही है, तो ये चलता रोड है सर। ये प्रॉपर प्लोड़ा चौक ऊपर जो जानीपुर के प्लोड़ा चौक पड़ता है, चौक प्लोड़ा। देखो इधर बेसिक बहुत है, पानी लोगों को गर्मी में मिल नहीं रहा पीने के लिए, और एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं लोग, और इधर वेस्ट हो रहा है पानी।
और ये इतनी लापरवाही है, लोग इस PHU वाले इस ध्यान ही नहीं देते इस साइड में, कहाँ पे लीक हो रहा है कहाँ पे नहीं लीक हो रहा है। ये बोल रहे हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पानी पीने के लिए मिलना चाहिए, वेस्ट नहीं होना चाहिए। कब से कर रहा था पता है? काफ़ी देर से हो रहा है इधर। काफी देर से। हाँ, क्या मेन पाइप पर ये लगा हुआ है या क्या है? मेन पाइप के ऊपर है, सारा बेसिक हो रहा है इधर। जम्मू शहर में पानी की सप्लाई सुचारू करने के लिए जम्मू नगर निगम की हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी के चेयरमैन राजकुमार तरखान लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज उन्होंने जम्मू के वार्ड नंबर 9 करण नगर का दौरा कर वहां पानी की पाइपों की लीकेज बंद करने का काम शुरू करवाया। इस अवसर पर स्थानीय पार्षद सुनीत रैना भी मौजूद थे। जहां पर जो 12 इंच की पाइप थी, जो मेन रिजर्वायर जिसको कहते हैं, वो काफ़ी देर से लीक पड़ी हुई थी, जिसकी वजह से नीचे ओल्ड सिटी में पानी नहीं जा रहा था। आज मैं धन्यवाद देता हूं अपने कारपोरेटर को, जिन्होंने बड़ी मुशक्कत के साथ ठेकेदार साहब को मनाकर जहां पर लगाया हुआ है, क्योंकि ठेकेदार साहब की जो मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं उसकी बहुत सारी लाइबिलिटी जो पेंडिंग पड़ी हुई है। लेकिन मैं सुमित जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके जितने भी पुराने कागजात हैं वो हमें प्रोवाइड करें, ताकि इनकी पुरानी लाइबिलिटी जो है वो क्लियर करें। तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे चेयरमैन राजकुमार जी का, जिन्होंने यहाँ पे एक सरप्राइज विजिट किया है आज। और सुबह से लेकर शाम तक ये जितने भी 75 वार्ड हैं उनमें लगे रहते हैं, निरंतर प्रयास में है कि किस तरह से अपने टेन्योर के अंदर ये जितनी भी सुविधाएं लोगों को प्रोवाइड करवा सके, उसमें ये लगे हुए हैं। एक तो मैं इनका शुक्रिया करना चाहता हूँ। सेकेंडली, पिछले कई महीनों से यहाँ पे मेरे पास वीडियो पड़े हुए हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि उन वीडियो में देखिएगा कि कितना पानी यहाँ से लीक होता था और काफी समस्या थी पूरी ओल्ड सिटी के अंदर। लोग बार बार हमें कहते थे कि पानी नहीं आ रहा है, और उस पानी के नहीं आने की जो समस्या थी वो यहाँ पे थी। जो एक मेन 12 इंच की जो पाइप है वो यहाँ पे पूरी की पूरी पंचर थी, लीक थी, जिसकी वजह से नीचे तक पानी नहीं पहुंच पा रहा था। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे जो यहाँ पे कंट्रैक्टर हैं, जिनके पास मेंटेनेंस का है यहाँ पे PHC का, उनके पास पिछला इतना पेंडिंग यहाँ पे लाइबिलिटी चल रही है डिपार्टमेंट के साथ, उसके बावजूद भी उन्होंने इस कंडीशन को देखते हुए यहाँ पे काम स्टार्ट किया हुआ है। रसोई गैस की कीमत में हुई बढ़ोतरी को लेकर आम लोगों में सरकार के प्रति भारी रोष है। लोगों के मुताबिक पहले ही खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं और सरकार ने एक बार फिर रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी कर उनका चूल्हा ठंडा कर दिया है। गुस्साए लोगों का कहना है कि भाजपा ने अच्छे दिनों का वादा कर उनसे वोट बटोरे थे, लेकिन उनके राज में उन्हें पहले भी बुरे दिन ही देखने पड़े थे। वहीं पर सियासी नेताओं का आरोप है कि भाजपा सरमाएदारों की पार्टी है और वह उन्हें भी लाभ पहुंचा रही है। आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है सरमाएदारों की पार्टी है। इन्हीं के पास ये सारा सामधान है। मुझे चाहते नहीं है कि आम आदमी जो है वो खुशहाल की ज़िंदगी जी सके। इस कारण इन्होंने हर चीज़ को इतने बड़े पद्धर पर कर देना है कि आदमी रोटी के लिए मुहताज हो जाए और केवल मात्र आदमी यानी ये कह दे कि मुझे 3 वक्त की रोटी दे देना, मेरे से जो मर्जी काम करवा लो। और वो हालात वो पूरे मुल्क में पैदा कर रहे हैं, तो आप सब जानते हैं इसके बारे में। देखिए ना सर, 3 किस्म के साधन है दुनिया को जीने के लिए। पहले तो पेट लगा खाना पड़ेगा। अब इन लोगों ने हमें चस्का डाल दिया। पहले तो हम गोबर से या लकड़ी से खाना बना लेते थे या मिट्टी के तेल के स्टोव से। अब इन्होंने हमें गैस पे लाया है और गैस पे ला के गैस इतनी महंगी कर दी है कि खाली गैस से तो कुछ बनेगा ही नहीं। जो आदमी 5-6 हज़ार रुपया कमाता है या फैक्ट्री में कहीं काम करता है, अब तो उसको लाले पड़े हैं, उसके घर का चूल्हा नहीं चल सकता। और सरकारी आंकड़े हैं कि 3500 रुपये एक आदमी को अपने खर्चे के लिए चाहिए। जिस घर के 5 जी हैं तो उनको 18,000 रुपये महीने का चाहिए, तो वो 6-7 हज़ार रुपये लेता है, तो वो अपने बच्चों को तो कहाँ देगा। इन्होंने लोगों को अनपढ़ रखना है, झेल रखना है और अपने इनकी जो सरमाएदारों की फैक्ट्री है उनमें फ्री लेबर लेनी है खाने पर। तो वो हालात ये पूरे मुल्क में पैदा कर रहे हैं। आप खाली गैस कह रहे हैं, किस चीज़ का रेट नहीं बढ़ा। पेट्रोल ले लो, खाने वाला तेल ले लो, तो आज गैस तो ये दिन ब दिन बढ़ रहा है। पहले 1050 हुआ था, 3.5 रुपये कल बढ़ गए। तो मैं कह रहा हूँ कि ये इनका नारा था अच्छे दिन आएंगे, मगर हमारा तजर्बा है देखने के बावजूद जब से बीजेपी आई है इतने बुरे दिन कभी नहीं आए। ये तो गरीबों को मार देंगे। आप देख रहे हैं
सब्जी के रेट क्या है? नींबू जो है 400 रुपये किलो तक बिक गया है। और किसी चीज़ को भी हाथ लगाओ, दालों के रेट बढ़ गए, तेल का रेट डबल हो गया। खाने वाला तेल 110 रुपये था तो आज 235 रुपये है पी मार का। आम आदमी की बजट पे कितना फर्क पड़ता है इसको लेकर? मैं कह रहा हूँ बजट वो बना ही नहीं पा रहे। आप देखिए ना, इन्होंने मुलाजमों का तो महंगाई वो पता बढ़ा दिया। आम आदमी जो है, हर कोई तो हर घर में मुलाजिम नहीं है, आम आदमी है जो वो परेशान है। रेट बढ़ते जा रहे हैं, उनकी आमदनी तो बढ़ी नहीं है। मोबाइल टावर को लेकर ब्लॉक मड़ के गांव झीड़ी के लोगों ने प्रदर्शन किया। इन लोगों का आरोप है कि मोबाइल टावर के जनरेटर से उठने वाली आवाज से बेहद परेशानी होती है और बार बार शिकायत करने के बावजूद भी प्रशासन उनकी सुनवाई नहीं कर रहा है। इन लोगों ने स्थानीय पुलिस पर भी टावर को लेकर उन्हें प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। इनकी लेडीज इनके पीछे भागते रहेंगी पूरे दिन। इधर पुलिस पूरे गाड़ी भर के आ गई और कि ना टावर वाले को 2-3 गाड़ियां आ गई, जबरदस्ती टावर लगाया इन्होंने जियो का। अब आप क्या मांग करना चाहेंगे? हम ये मांग करते हैं हमारे को ये टावर नहीं चाहिए। हमारे बुजुर्ग हैं जो बिल्कुल बीमार हुए हैं, हम दिहाड़ी लगाते हैं, हमारे बच्चे पढ़ते हैं, मेरे बच्चे हार्ट के मरीज भी बन रहे हैं, लेकिन हम बहुत परेशान हैं। रात को इतना तूफान है, हमारे घर में मिस्त्री लगे, बोलते हम भी इधर से भाग जाएंगे, क्यों ऊपर गिर जाएगा। ये टावर लगेगा, टावर के नाम से बड़े परेशान हाँ। साढ़े बच्चे पढ़ते ने, पढ़ाई नहीं की जाती है, बच्चे टावर जनरेटर की आवाज आती है, बड़े परेशान हाँ अस। ते कहना बड़े कहना बीमार होंदे ने, इत्थे पेशेंट बनिए हार्ट दे। ते कहना अस SDM कोल गए हैं बड़ी बार, ते SDM भी साड़ी बेइज्जती करदा, आखदा दफा होइयो, लेडीज दी बेइज्जती करदा। ठीक है, तो अंदर नहीं बढ़न दिंदा। अस 4 बारी गए हैं, एप्लीकेशन दी SDM की, SDM कोई एक्शन नहीं लैंदा अपने पर। ठीक है, साड़ी गल नहीं सुनदा। अस गरीब बंदे हां ते साड़ा ये जेहड़ा टावर है ये इथों शिफ्ट किया जा। अस नहीं आखदे भला इथों पुट्टिया कना पुट्टी लैन, अस आखने इधर शिफ्ट किया जा 200 मीटर कुदै अगे पिछे। ते मतलब कि ये साढ़े बंदे ने राती ध्याड़ी लाई आए ने, दिने पूरा दिन, ते शामी इन्हें 9 बजे कन्नै भुखे पेटे इन्हें चुक्या गया, रुट्टी भी नहीं खाधी। कोहा ने बेचारा न्हाई आह्ली कपड़े पाए दे, कोहा ने पाने हे, इन्हें राती चुकी लिया। साढ़े बंदे सवेरे इन्हें नहीं रुट्टी खान दी, पुलिस आई है ते उन्हें चुकी लिया। साढ़े बंदे उन्हें आखा कि टावर के मसले में कहना ये बंदे चुके गए ना। सर हम मेरे ये मकान के पीछे लगा और सर जी जब से लगा, मैं जो लगवा रहे हैं मैं उनके घर में गई, उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने बोला भैया जो पहले चल रहे हैं एयरटेल का वो चलाओ, बाकी जियो का हम नहीं लगने देंगे। सर इधर नैब भी आया, तहसीलदार भी आया और गरदौर भी आया, पुलिस भी आई और जो कंपनी के मालिक है वो भी आए। हमने बोला जहाँ तो हमारी कोठियों को इंश्योरेंस कर दो तो हमें भी कोई बेनिफिट होना चाहिए। अगर कल के हमारे बच्चे कोई बीमार होता है, जो किसी के ऊपर गिरता है, ऊपर से कोई एक नट भी आएगा ना तो वो भी हमारे तो चलिए अब तक के जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।